जंगल में होली का त्योहार आने ही वाला था। सब पक्षी बहुत खुश थे। सभी होली में मस्ती करने के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। वहीं पर टुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू को समझा रही थी। कुकू बेटा, होली आने वाला है। हम दोनों इस बार होली बहुत अच्छे से मनाएंगे। और हाँ, तुम बदमाशी मत करना। पिछली बार अपनी पड़ोसन कोयल बहन के बेटे को चोट लग गई थी, इसीलिए तुम ज्यादा बदमाशी बिल्कुल मत करना। ठीक है, बदमाशी नहीं करूँगा, लेकिन मम्मा मैं इस बार बहुत मस्ती करूँगा और आप मेरे लिए गुब्बारे और पिचकारी जरूर लेकर आना। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम्हारे लिए गुब्बारे, पिचकारी और घोंसला सजाने के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। इतना कहकर टुनी चिड़िया घोंसला से उड़ जाती है और रास्ते में देखती है कि बंटी कबूतर एक पैर पर बैठा हुआ है। वहीं जाकर टुनी चिड़िया भी बातें करने लगती है। बंटी भैया, इस दफा हम अपने अपने घरों को अच्छे से सजाएंगे और सब मिलकर होली पर खूब हल्ला गुल्ला मचाएंगे। टूनी बहन, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम सब इस बार बहुत अच्छी तरीके से होली मनाएंगे। मैं एक काम करता हूँ कि सभी पक्षियों के घोंसले को गमकते हुए ताज़ा ताज़ा फूलों से सजा देता हूँ और तुम तोता, जाबाज चील और रानू, तुम तीनों दूसरे जंगल से रंग ले आओ। मैं अपने बेटे कुकू के लिए रंग और पिचकारी लेने जा रही थी और मैं सभी के लिए रंग और पिचकारी ले आऊंगी। ऐसा ही करती हूँ, लेकिन तुम घोंसलों को अच्छे से सजा लेना। चिड़िया, तुम जाओ, मैं अपना काम अच्छे से कर लूंगा। और तुम तोता भाई से कहना रंग थोड़ा ज्यादा ले आए, ताकि हम सब अच्छे से इस बार होली मना सके। रंग की कोई कमी ना हो। ठीक है बंटी भाई, अब मैं चलती हूँ और मैं सबको लेकर जाती हूँ। इतना कहकर टुनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और तोता से कहती है, तोता भाई चलिए, दूसरे जंगल से हम बहुत सारे रंग लेकर आते हैं, क्योंकि बंटी भाई ने कहा है कि वो जंगल के सभी पक्षियों का घोंसला फूलों से सजाएंगे और हमको रंग लाने को कहा है। इस बार की होली हम पक्षी ऐसा मनाएंगे जो कभी कोई भूल नहीं सकेगा, इसीलिए इसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। इतना कहकर वो दोनों उड़ जाते हैं। उसी जंगल में जाबाज चील अपनी पत्नी रानू के साथ रहता था। रानू अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी। वो बैठी हुई थी कि वहाँ टुनी चिड़िया और तोता आ जाते हैं। रानू, तुम्हें नहीं पता कि कल होली है और हम सब पक्षी होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं। चलो, हम रंग लेने जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगी हमारे साथ? तोता भाई, तुम्हें अच्छे से पता है मैं इस जंगल में सबसे सुंदर हूँ। कोई पक्षी मेरे जैसा सुंदर नहीं। जाओ, तुम ही होली खेलो जाकर। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ होली। रानू बहन, होली साल में एक दफा तो आती है। सब मिलकर गुलाल उड़ाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और मजे करेंगे। चिड़िया और तोता, तुम जाओ और मजे करो, हमें तंग ना करो। हम नहीं खेलेंगे होली तुम्हारे साथ। और फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। बड़े आए थे मुझसे रंग खेलने वाले। मैं तो कल पहाड़ों पर जाकर छुप जाऊंगी। ऐसा ना हो कि कोई पक्षी मुझ पर रंग गिरा दे और मेरे सारे पंख ही रंग दे। तोता और टुनी चिड़िया तो बहुत तेज उड़ रहे थे, नदी के ऊपर से गुजर रहे थे। जंगल सजा हुआ था, हर तरफ होली की तैयारियां थी। तोता और टुनी चिड़िया जंगल पहुंच जाते हैं। वो सीधे होली के सामान वाली दुकान पर जाते हैं। मुनमुन भाई, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमें कुछ लाल रंग, अबीर और मेरे बेटे कुकू के लिए पिचकारी लेनी है। देखो भाई, रंग बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये रंग जंगल के सभी बच्चे बूढ़े लगाएंगे। मुझे कोई मिलावट वाली रंग नहीं देना। नहीं भाई, इसे तुम ले सकते हो। इस बार मेरा रंग बहुत अच्छा मंगवाया है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और खुशी की बात यह है कि आज मैंने सबका दाम भी बहुत कम रखा है। ठीक है, हमारे लिए बहुत सारा रंग, अबीर, पिचकारी पैक कर दो। फिर दोनों वहाँ से होली खेलने की सब चीजें ले लेते हैं और वापस अपनी जंगल की तरफ उड़ने लगते हैं। अरे वाह, तुमने तो हमारे घोंसले को अच्छे से सजा दिया है। कबूतर भाई, हम भी पक्के रंग लेकर आए हैं। कल बहुत मजा आने वाला है। बंटी भाई, आपने तो सभी के घोंसलों को बहुत अच्छी तरह से सजा दिया है और ये फूल कितनी खुशबू दे रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जाबाज चील और रानू नहीं आए तुम्हारे साथ? हम गए थे उनकी तरफ, लेकिन वो तो हर समय खुद को सुंदर सुंदर ही कहती रहती है।
वो कह रही थी कि वो नहीं खेलेंगी होली क्योंकि उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी रंगों से। इस बार तो मैं रानू को जरूर रंग से नहला दूंगा। रानू लाल रंग में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन ध्यान से कहीं गले ही ना पड़ जाए रानू तुम्हारे। और फिर शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घोंसले को लौट जाते हैं। मम्मा, मम्मा, क्या रंग ले आए हो आप? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। कितनी देरी हो गई ना। हाँ कुकू, मैं तुम्हारे लिए रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारी भी लेकर आई हूँ। अब तुम जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठोगे ना, फिर होली खेलेंगे। फिर रात हो जाती है और वो माँ बेटा सो जाते हैं। तोता जल्दी उठो, जल्दी उठो, चलो हम दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और सभी पक्षियों को रंग लगाएंगे। बंटी भाई सच पूछो तो मुझे तो आज रात नींद ही नहीं आई। मैं तो होली की खुशी में सारी रात जागता रहा हूँ। फिर दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं, सभी पक्षियों को रंग लगाते हुए। वो टुनी चिड़िया के घोंसला के पास चला जाता है और टुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर घोंसले के बाहर में बैठी हुई थी। तभी बंटी कबूतर टुनी चिड़िया से कहता है, माँ बेटा तो घर के बाहर ही बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं तो सुबह से ही यहाँ बैठी हुई हूँ। कुकू तो सारी रात से सो नहीं पाया, इतना खुश था कि बार बार उठकर चांद की तरफ देखे जा रहा था कि कब सुबह हो और कब हम मनाएंगे होली। और फिर वो सब वहाँ से मैदान की तरफ चले जाते हैं। वहाँ तो एक बड़ा सा झूला भी था। सब पक्षी एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, कोई पिचकारी से और कोई सूखे रंग फेंक रहा था। सब बहुत खुश थे। आओ आओ बंटी भाई, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। और बताओ, सब ठीक है ना? और आप इतने सूखे सूखे क्यों लग रहे हो? तभी वहाँ पर उल्लू आ जाता है और वो सभी मिलकर कबूतर को इस तरह से लाल रंग में रंग देता है जैसे वो लाल रंग का हो। दूसरी तरफ रानू पक्षियों से बचने के लिए पहाड़ों पर चली जाती है। चील जी, इन पक्षियों का शोर यहाँ तक आ रहा है। तुम चुप करके सो जाओ, अगर पक्षियों को पता चल गया तो वो आ जाएंगे यहाँ। रानू, मेरा मन तो कर रहा है जाकर पक्षियों के संग होली खेलूं, लेकिन तुम्हारे डर से मैं नहीं गया। चील जी, वो ठहरे छोटे कमजोर पक्षी, और हम कभी हमारा उनके साथ खेलना शोभा नहीं देता। वो ऐसे बैठे हुए थे कि अचानक से पहाड़ से एक पत्थर नीचे गिरता है और वो पत्थर तो सीधा रानू की तरफ आता है और वो रानू की पंख पर गिर जाता है। चील जी उठो, चील जी उठो, मैं मर गई, मेरे ऊपर पत्थर गिर गया है। क्या क्या हुआ रानू? तुम मरी नहीं हो, तुम बच गई हो। हौसला करो, बस तुम्हारी पंख दब गई है इस बड़े पत्थर के नीचे। मैं अभी इसे हटा देता हूँ। ये कहाँ फंस गई मैं? जल्दी करो, कहीं ये पत्थर मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। रानू, मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर बड़ा है, मुझसे हिलाया भी नहीं जा रहा। क्या कर रहे हो तुम? कुछ करो। देखो रानू, हमें होश में काम लेना होगा। तुम घबराओ ना, पत्थर तुम्हारी पंख पर ही है और तुम बच गई हो। मैं अभी जंगल से दूसरे पक्षियों को लाता हूँ और हम सब मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। जल्दी करो, बस जो भी करना है जल्दी करो। और फिर जाबाज चील दूसरे पक्षियों को लेने जंगल चला जाता है। पक्षियों का शोर तो दूर से आ रहा था, इसीलिए वो सीधा उन पक्षियों की तरफ जाता है। चिड़िया, कबूतर, तोता, तुम सभी ठहरो, खेल बंद करो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ चील भैया, क्यों इतने घबराए हो? तुम्हारी भाभी रानू के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया है, लेकिन वो बच गई है। पत्थर के नीचे केवल उसकी पंखी दबी है, लेकिन मुझसे वो पत्थर नहीं हटाया गया। तुम सब मेरे साथ चलो और हटाओ उस पत्थर को। चलो चलो पक्षियों, जल्दी चलो, रानू बहन की पंख पत्थर से निकालते हैं और सब अपने अपने रंग भी ले लो। और फिर सब पक्षी जाबाज चील के साथ चल देते हैं। रानू बहन, बच गई हो ना? कोई चोट तो नहीं आई? मैं तो बच गई हूँ, कहीं पंख ना टूट गई हो मेरी। हम सब एक दूसरे के साथ ही सुरक्षित हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन तुम हो कि समझती ही नहीं। रानू दीदी, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें रंग से नहला सकती हूँ, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर हम तुम्हें पत्थर से निकाले तो फिर तुम्हें हमारे साथ होली खेलनी पड़ेगी। मैं खेलूंगी, जरूर खेलूंगी। और फिर वो सब मिलकर पूरा जोर लगाते हैं और पत्थर हटाकर रानू की पंख निकालते हैं। फिर कबूतर उसी पत्थर पर बैठकर पूरी की पूरी रंग वाली बाल्टी रानू पर फेंक देता है और कहता है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है।
पक्षियों, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गई कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। इतना कहकर रानू सभी पक्षियों के साथ होली खेलती है और खुशी खुशी वो दिन बिताती है। भाग्यवान, जल्दी उठो, बाहर आओ। बाहर देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है। हमें जल्दी अपनी दुकान अपने ठिए पर लेकर जानी होगी। आज लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो तुम इसमें घबरा क्यों रहे हो? हम अपनी दुकान समय से लगा लेंगे। थोड़ी बारिश धीमी हो जाए, इसके बाद हम चलते हैं अपने ठिए पर। अरे वो भगवान है, तुम्हारी सुन ही रही। बारिश अब धीमी हो गई, चलो जल्दी से अपनी दुकान लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद टप्पू और टोनी दोनों ही ठिए पर पहुंचकर दुकान लगाने लगते हैं। तभी दुकान पर इंतजार कर रहा लकी कबूतर कहता है, अरे तुम दोनों ने आने में इतनी देर कर दी। तुम्हें पता भी है मुझे दफ्तर जाना होता है, और आज इतनी अच्छी बारिश के मौसम में मैं सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए तुम्हारी दुकान के खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। अब चलो टप्पू, जल्दी से मुझे एक कप चाय और एक प्लेट पकौड़े दे दो जल्दी से। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें तुरंत चाय बना कर देता हूँ। ये लो गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। इस अच्छे मौसम में गर्मा गर्म चाय और करारे करारे पकौड़े खाने में। लकी कबूतर ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि तभी पिंकी मौसी के साथ साथ उनकी कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं। टप्पू सभी को अपनी दुकान में बैठा देखकर खुश होता है और सभी के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े ले आता है। अरे टप्पू, तेरे पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। तेरे पकौड़े खाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि अपना घोंसला ही यहाँ बना लूँ। तेरे पकौड़े खाने के लिए हमें इतनी दूर से आना जो पड़ता है। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं। रोज ऐसी गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह मिल जाए और करारे करारे पकौड़े तो मज़ा ही आ जाए। मुझे ये पकौड़े रोज मिल जाए तो मैं ये पकौड़े रोज खाऊं। पिंकी मौसी की बातें सुनकर पिंकी मौसी की सभी सहेलियां टप्पू और टोनी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहां शहर के अमीर घराने के सिपाही भी आ जाते हैं। टप्पू, हमें हमारे मालिक ने शहर से तुम्हारे पकौड़े लाने के लिए भेजा है। हमने अपने मालिक के मुंह से सुना है तुम्हारे पकौड़ों का तो कोई तोड़ नहीं। टप्पू, हमें भी तो अपनी रेसिपी बताओ। हम तुम्हारी रेसिपी सीख कर अपने मालिक को अपने हाथों से बनाकर पकौड़े खिलाएंगे। ये सब तो मेरी पत्नी और मेरे हाथ का कमाल है। हम दोनों सवेरे सवेरे उठकर इन पकौड़ों की तैयारी करने लगते हैं, तब जाकर पूरा दिन लोगों को इतने मजेदार पकौड़े खिला पाते हैं। टोनी अपना काम लगन और मेहनत से कर रही होती है। शहर के अमीर मालिक के आए हुए सिपाहियों को गर्मा गर्म पकौड़े पैक करके देती है। ये लो सिपाही जी, मैंने बहुत अच्छे से पैकिंग कर दी है ताकि पकौड़े ठंडे ना हो। टप्पू, तेरे पकौड़े और चाय इतने मशहूर हो गए हैं कि इसके चर्चे शहर तक फैल रहे हैं। अगर अमीर मलिक को ये काम पसंद आ गया तो वो तुझे शहर में ही बुला लेंगे। फिर हम पक्षियों का क्या होगा? हम कहाँ से इतनी अच्छी चाय और पकौड़े खाएंगे? अरे नहीं नहीं मौसी, मुझे कोई कहीं पर भी काम दे दे, लेकिन मैं ये अपना जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आखिरकार आप सबके प्यार से मैं आज इतना आगे बढ़ पाया। अजी, सुनते हो? अब हमें घर चलना चाहिए। घर में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। 2-3 घंटे आराम कर लेते हैं, फिर वापस हम काम पर आ जाएंगे। टोनी और टप्पू अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस लौटते हैं। घर आते हैं तो वो देखते हैं घर में टप्पू के दूर के गांव के कुछ भाई आए होते हैं। अरे भैया, आप लोग इतनी दूर से आए हो, मुझे लगता है आपको इंतज़ार करना पड़ा। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से टोनी और मैं मिलकर एक चाय और एक पकौड़े की दुकान चलाते हैं। अरे वाह, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह जब पक्षी अपने अपने काम पर जाते हैं तो वो इतना अच्छा नाश्ता करके खुशी हो जाते होंगे। अरे पूछो मत भैया, जंगल में जैसे ही हम चाय और पकौड़े तैयार करने लगते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सबको खुशबू आने लग जाती है और दुकान खोलने की देरी नहीं होती। ढेर सारे पक्षी वहाँ चाय का इंतजार करने लगते हैं। अजी सुनो, थोड़ा बहुत सामान जो काम हो गया है वो मैं बाजार से जाकर ले आती हूँ। तब तक आप अपने भाई के साथ बैठकर बातें कीजिए। भाई टप्पू, तूने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन उसके मुनाफे का क्या? भैया, मुनाफे के बारे में तो कुछ मत पूछो।
आजकल जंगल में सभी पक्षी हमारे यहाँ बहुत मन से नाश्ता करने आते हैं। हम अपना रेट भी नहीं बढ़ा सकते और इसी वजह से हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होता। रोज़ाना नए तेल से बने हुए पकौड़े मैं अपने जंगल के पक्षियों को खिलाता हूँ ताकि सभी स्वस्थ रहे। अरे टप्पू भाई, तुमने दुकान तो खोल ली, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि दुकानदार पुराने से पुराना तेल इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम तो नया तेल इस्तेमाल करते हो, तो मुनाफा कहाँ से होगा भाई? टप्पू, जब तुम रोज नया तेल इस्तेमाल करते हो तो यकीनन तुम दूध भी बिना मिलावट का देते होगे। अरे भैया, ग्राहक बहुत मुश्किल से बनता है। मेरे जंगल के सभी पक्षी मेरे काम से बहुत खुश है। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहता। साथ ही टोनी कभी भी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए हम अच्छा बनाते हैं और अच्छा बेचते भी हैं। तुम अगर टोनी को कुछ ना बताओ तो मैं तुम्हें बहुत मुनाफा दिलवाऊंगा। थोड़ी देर बाद टोनी आ जाती है। तभी टप्पू टोनी से कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज मेरे दोनों भाई आ रखे हैं तो मैं इन्हें भी थोड़ा काम सिखा देता हूँ। आज तुम घर पर रहो, शाम का काम हम भाइयों को संभालने दो, तब तक तुम बच्चों की देखरेख करो घर पर। टोनी को घर पर छोड़कर टप्पू के दोनों भाई टप्पू के साथ लगकर दुकान पर पहुंच जाते हैं। टोनी के वहां पर ना होने की वजह से टप्पू अपने दोनों भाइयों की बातों में आ जाता है और अपने पुराने तेल में ही पकौड़े तल देता है। साथ ही उसके दोनों भाई चाय भी पानी मिलाकर बना देते हैं। दुकान में ये सारी तैयारियां हो रही होती है। तभी वहां पर पिंकी मौसी आ जाती है। अरे टप्पू, आज टोनी कहाँ रह गई और ये दोनों कौन हैं? पिंकी मौसी, ये मेरे दूर के भाई हैं। इनके साथ मैं बचपन से रहा हूँ। मैं आज घर के काम जल्दी निपटा कर आ गई ताकि मुझे देर रात बैठकर खाना न बनाना पड़े। और टप्पू, तुम्हारे इन पकौड़ों ने तो मुझे कायल कर दिया। मैं इन्हें खाए बिना पूरा दिन नहीं निकाल पाती। अब देखो ना, सुबह मैंने पकौड़े खाए थे और मैं शाम को फिर से पकौड़े खाने आ गई। टप्पू पिंकी मौसी को एक प्लेट पकौड़े और एक चाय दे देता है। पिंकी मौसी जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े खाती है और चाय भी पीती है। हाय हाय, ये क्या खा लिया मैंने? ऐसा लग रहा है जैसे कितने पुराने तेल में पकौड़े तल दिए हो। सुबह तेरे पकौड़े खाए थे तो मेरा मन खुशी से झूम उठा था और अब तो मुझे इन पकौड़ों को खाकर उल्टी सी आ रही है। पता नहीं क्या मिला दिया इसमें। अरे पिंकी मौसी, लगता है आप भूल गए कि आप हमेशा से यहीं पर चाय और पकौड़े खाती आई हो। फिर आज आप बहाने क्यों बना रही हो? आपको पैसे नहीं देने, इसीलिए ये सब ड्रामा कर रही हो ना। चलो जल्दी से पैसे निकालें। मुझे पता है आप पैसे नहीं देना चाहती। मैं यहाँ पर रोजाना पकोड़े खाती हूँ और चाय भी पीती हूँ। तुम दोनों बंदर क्या जानो कि यहाँ मैं रोजाना आती हूँ। टोनी और टप्पू दोनों के हाथ के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मुझे इन पकोड़ों का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है और चाय में भी पानी की मात्रा ज्यादा लगी। तभी मैंने ये सब कहा, वरना मैं तो रोज बहुत ही मन से यहाँ पर आती हूँ। ये ले अपने पैसे रख ले टप्पू, लेकिन आज सच में तेरे सामान में कुछ तो गड़बड़ है। पिंकी मौसी आज मुझे बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। आज से पहले मैंने उनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा। लगता है वो ठीक कह रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं लगाई। हो सकता है पुराने तेल की वजह से पकौड़े में सच में खराब स्वाद आ रहा हो। रुको, मैं पहले खाकर देखता हूँ। टप्पू जैसे ही एक पकौड़ा खाता है, वो भी बेकार स्वाद की वजह से थूक देता है। चाय पीते ही उसे उल्टी आने लगती है। इसमें पिंकी मौसी की कोई गलती नहीं। सच में चाय तो बहुत ही बेकार लग रही है, और तो और ये पकोड़े तो मेरे गले से नीचे भी नहीं उतर रहे हैं। अरे टप्पू, तुम इतना अच्छा माल बेचते हो, इसीलिए तुम्हें मुनाफा नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत पुराने तेल में पकोड़े तलते हैं, तब भी सभी पक्षी खुशी खुशी कहते हैं। तुमने इन जंगल के पक्षियों की आदत खराब कर दी, इसीलिए लोगों को खराब तेल के पकोड़े पसंद नहीं आए। लेकिन चिंता मत करो, इन्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। टप्पू ऐसे ही कुछ दिनों तक अपने भाइयों की बात मानता रहता है। पुराने तेल में ही पकोड़े बनाता है। वहीं जंगल में नन्हे नन्हे पक्षी अपने घोंसले से टप्पू की दुकान पर लगी भीड़ को देखकर अपनी माँ से कहते हैं, मामा देखो, टप्पू अंकल की दुकान में कितनी भीड़ लगी है। सभी वहाँ पर रोजाना गर्मा गर्म पकोड़े खाते हैं, और अब तो इस बारिश के मौसम में हमें दिन में 1-2 बार तो उनके पकोड़े खा ही लेने चाहिए। देखो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों,
अभी तुम बहुत छोटे हो। तुम्हें पता है, बचपन में हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे। नहीं माँ, दीदी ठीक कह रही है, मुझे भी पकोड़े खाने हैं। अपनी छोटी छोटी बच्चियों के आगे टुनी चिड़िया की एक ना चली। टुनी चिड़िया जैसे ही अपने बच्चों के साथ टप्पू की दुकान में पहुंचती है तो वहां खड़े पक्षियों की बुरी भली बातें सुनकर कहती है, सुना तुमने टुनटुनी और सनसनी? यहाँ पर खड़े सभी पक्षी इन पकोड़ों की बुराइयां कर रहे हैं। हमें ये पकोड़े नहीं खाने चाहिए, ये बहुत खराब पकोड़े हैं। टुनी के बच्चे उसकी एक ना सुनते, टप्पू से पकोड़े और चाय मांग लेते। टप्पू भी बच्चों को गर्मा गर्म चाय और पकोड़े दे देता है। टुनटुनी और सनसनी दोनों ही पहली बार टप्पू के पकोड़े और चाय खा रहे थे। वो उनके स्वाद के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वो गर्मा गर्म जल्दी जल्दी फूंक मारते हुए खा लेते हैं। टुनी पकोड़े के पैसे देकर अपने बच्चों को घर ला रही होती है। रास्ते में दोनों बच्चियों की तबीयत बिगड़ जाती है। दोनों ही रास्ते में रुककर उल्टी पर उल्टी करने लगती है। ये सब देखकर टुनी घबरा जाती है और अपने बच्चों को घर ले जाने की जगह डॉक्टर सुंदर मामा की दुकान पर ले जाती है। डॉक्टर सुंदर बच्चों को देखते ही कहते हैं, अरे टुनी, तुम कब अच्छी माँ बनोगी? तुम इन्हें बाहर का खाना क्यों खिलाती हो? बाहर का खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। बच्चों की जिद की वजह से मुझे टप्पू की दुकान से जाकर इन्हें चाय और पकोड़े खिलाने पड़े। उसके बाद से ही इनकी तबीयत खराब हो गई। बीच रास्ते में से मुझे इन्हें आपके पास लाना पड़ा। अरे बहना, तुम्हें मैंने बहुत बार समझाया है, अभी ये बच्चे छोटे हैं, इन्हें बाहर का खाना नहीं खिलाना। और टप्पू की तो तुम बात ही मत करो। आज सुबह से जितने पक्षी आए हैं वो सभी टप्पू की दुकान से पकौड़े खाकर आए हैं। सभी के पेट खराब है और तो और उल्टियाँ लग गई है। मुझे लगता है हमें टप्पू की शिकायत पुलिस स्टेशन जाकर लगानी चाहिए। डॉक्टर और टुनी दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर टप्पू चाय वाले की शिकायत लगाते हैं। टुनी सारी बातें पुलिस स्टेशन में बताती है। पुलिस चुन्नी और डॉक्टर के साथ टप्पू की दुकान पर पहुंचती है। पुलिस टप्पू की दुकान में पहुंचते ही सारे सामान की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कढ़ाई में पड़े हुए तेल और चाय बनाने वाले दूध में गड़बड़ है। टप्पू, तुम्हारी दुकान में खराब तेल और सस्ते दूध के इस्तेमाल होने की वजह से पक्षियों की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। टप्पू, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन भाइयों को गिरफ्तार करता हूँ। तुम ये ठेला अब नहीं लगा सकोगे। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से टप्पू सभी पक्षियों से माफी मांगता है। मैं अपने भाइयों की बातों में आकर ये सब कर रहा था। मुझे आप सभी माफ कर दो। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। सभी पक्षी टप्पू की बात पर यकीन कर लेते हैं और टप्पू को माफ कर देते हैं। लेकिन टप्पू के दोनों भाइयों को गांव से दूर चले जाने के लिए कह देते हैं। टप्पू अपने घर पहुंचता है और टप्पू के दोनों भाई अपने गांव में चले जाते हैं। टप्पू का मुंह लटका होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का लालच अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ नीचे बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए।